स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में और दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट का क्या मानना है बाजार पर, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बार मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और इस हफ्ते हम देखेंगे सितंबर सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है। और इस बीच 17,000 के लेवल को बाजार ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन संभलते हुए भी नजर आए बाजार। और आज जो क्लोजिंग हमने देखी वो 17,000 के ऊपर ही देखने को मिली है। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो करीब 311 अंकों की वीकनेस के साथ आज क्लोजिंग दिखी। वहीं बैंक निफ्टी में भी 2% से ज़्यादा की कमजोरी आज देखने को मिली है। तो कमजोर ग्लोबल संकेतों का क्लियरली आज मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आईटी और फार्मा ने संभालने की कोशिश की स्थिति को। लेकिन ओवरऑल आज का ट्रेड सेटअप कैसा रहा ये समझ लेते हैं और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। शुक्रिया। अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि आईटी हाई निशान में था, जिसकी वजह से आपने 17,000 को बचा लिया। नहीं तो आज 200 दिन का एवरेज हमने एक बार टेस्ट किया, 16,990 के आसपास का है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन भी देख पा रहे होंगे, जो कि बेहद ख़राब है। 1800 शेयर ऐसे थे जो अपने प्रीवियस लो से भी नीचे जाके बंद हुए हैं और फ्राइडे को भी बहुत अच्छी मार्केट की क्लोजिंग नहीं हुई थी। आज जो गैप डाउन हुआ मार्केट ने, उसने पूरा मूड ख़राब किया और उसके बाद किसी तरह की कोई खास बड़ी अच्छी रिकवरी तो नहीं आई है। सिर्फ 190 शेयर ऐसे थे जो कि आज बढ़कर बंद हुए हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गैप डाउन कल भी हो जाता है तो फिर आप 200 दिन के एवरेज के नीचे भी चले जाएंगे। ऑलरेडी आप 50 दिन के एवरेज के नीचे हो आप। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि आज सेक्टर कौन कौन से चले। आईटी आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, फार्मास्यूटिकल्स ने थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि हिम्मत दिखाई है, लेकिन आज 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ग्लोबली एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। उसमें मेटल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से टूटे। आज हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू से शेयर्स बहुत तेज़ी से टूटे और ये डेज लो पे जाके मेटल इंडेक्स बंद हुआ है। दूसरा जो इंडाइसिस था जो ख़राब बंद हुआ है वो है ऑटोज़ के अंदर का दिन आज बहुत अच्छा नहीं रहा। ऑटोज़ ने भी काफ़ी अच्छा आज नुकसान मार्केट के अंदर दर्ज करवाया और उसमें टाटा मोटर्स, मारुति, ये कुछ बड़े शेयर्स थे, वेटेज वाले शेयर्स जो कि आज काफ़ी तेज़ी से टूटते हुए दिखे। तीसरा जो मेजर इंडाइसिस आज टूटा है वो टूटा बैंकिंग के अंदर आपने अनवाइंडिंग की पोजीशंस आप बनते हुए देखी है। और बैंक के खासकर सरकारी बैंकों का खेमा जो कि बड़ी हिम्मत से ट्रस्ट जगा रहा था, वो ट्रस्ट पिछले 2 दिन में काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है और पीएसयूज बैंक इंडेक्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से टूटने वाले इंडाइसिस में से शामिल हो गया। खैर, मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ। आप अगर आप देखेंगे तो आज क्रूड का इम्पैक्ट एशियन पेंट्स पे पॉजिटिव पड़ा। आज वो शेयर हरे निशान में जाके बंद हुआ और ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट इसको बड़े टारगेट्स के लिए भी लेना चाहेंगे। यहाँ पे ये आज शेयर चलता हुआ दिखा। एशियन पेंट्स के अंदर मूवमेंट अच्छा था। डिविस लैब के अंदर अच्छी आज खरीदारी होती हुई दिखी है। आईटी के अंदर एसएल टेक ने थोड़ी बहुत लीडरशिप ली है, हालांकि टीसीएस और इन्फोसिस भी आज मार्केट को संभालने में कामयाब हुए हैं। अब आ जाते हैं गिरने वाले शेयर्स में। टाटा मोटर्स के अंदर तेज़ गिरावट थी आज। अदानी पोर्ट्स के अंदर आज गिरावट है। अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स आज टूटे। बकायदा अदानी विल्मर में तो सर्किट लग गया लोअर। हिंडाल्को और मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स भी आज टूटे। हालांकि मारुति ने आज अपनी एक बेहतरीन गाड़ी ग्रैंड विटारा को लॉन्च किया जो कि स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख से, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर संभलानी बकायदा 5% नीचे जाके बंद हुआ है। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशंस क्या बनी है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे बढ़ने वाले शेयर्स में इमामी की क्लोजिंग आज काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी है। इमामी डेज हाई पे जाके बंद हुआ। डॉक्टर लाल पैथ लैब और इसके अलावा मेट्रोपॉलिसिस, ये 2 ऐसे शेयर्स थे डायग्नोस्टिक के जिनकी क्लोजिंग आज भी हरे निशान में हमको मिली है। कफोर्ज जो मिड कैप आईटी का शेयर है, इसने अच्छी आज क्लोजिंग दी है। इसके अलावा एलटीटीएस के नाम से एक कंपनी है, इसकी क्लोजिंग भी आज ठीक ठाक हमको मिली है। आते हैं गिरावट वाले शेयर्स में। छोटे मझोले शेयर्स में गिरावट किसने दर्ज की है? आरबीएल बैंक आज डे लो पे जाके बंद हुआ है 8-8.5% नीचे। इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एयू स्मॉल और टाटा केमिकल जैसे शेयर्स के अंदर भी आज का दिन काफ़ी अच्छा नहीं रहा, इनकी भी पिटाई होती दिखे। कुल मिला के आज मार्केट ने 17,000 के लेवल को बचा तो लिया, लेकिन अभी भी दिक्कत बनी हुई है बाजार के अंदर। बिल्कुल दिक्कत बनी हुई है और आने वाले समय के लिए भी जो ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं, वो भी बाजार पर दबाव बनाने का काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो निफ्टी आज हमने देखा 311 अंक नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर भी करीब 950 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली है। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा वीकनेस थी आज मारुति सुजुकी में, वहां पर करीब
5% की कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा ONGC, ITC, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सभी स्टॉक आज 3 से 4% की कमजोरी दिखा रहे थे। सेंसेक्स में अगर हम देखें तो करीब 6 शेयर्स थे जो कि हरे निशान में थे, बाकी सभी 24 शेयर्स में आज दबाव ही देखने को मिला। आज IT शेयरों से सपोर्ट था। HCL टेक करीब 1.5% ऊपर, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट और TCS, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान में आज क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। अगर इंडेक्सेस की बात करेंगे तो आज केवल IT था जहां जो कि हल्के हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स आज लाल निशान में थे BSE के। इसमें BSE मेटल, रियल्टी, ऑटो, पावर, यहाँ पर हम देखेंगे तो इंडेक्स 3% से ज़्यादा टूटे, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली और सबसे ज़्यादा टूटा आज मेटल स्टॉक। मेटल शेयरों में से आज हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आज के दिन देखने को मिली। तो ये थे कुछ BSE में किस तरह का एक्शन हमने देखा, वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि निफ्टी आज के दिन अगर हम देखेंगे तो 17,000 के नीचे फिसलने के बाद 200 DMA के करीब से अच्छी रिकवरी वहां से देखने को मिली है। चार्ट्स पर और क्या दिखाई दे रहा है ये भी समझ लेते हैं और सीधे चलते हैं कुणाल बोथरा से के पास ये जानने के लिए कि निफ्टी में आगे की चाल कैसे दिखाई दे रही है। शुक्रिया। देखिए आज कुणाल मेरे साथ हैं और सबसे पहले कुणाल से ही समझने की कोशिश करते हैं। कुणाल, क्योंकि पैनिक ना बाजार में ट्रेडर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि 17,000 को एक बार हमने ब्रीच किया, भले हम रिकवर हुए थे, उस रिकवरी को भी हमने देखिए आधा तो इरोड कर दिया है, जो लगभग 140 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई थी 17,000, फिर से आप ऑलमोस्ट 70-60 पॉइंट्स आपने इरोड कर दिए हैं। तो ये 17,000 एक बार ब्रीच होने के बाद, अभी जयवाला भी यही बात कर रहे थे, 6950 होता है तो बियरिश और नीचे खुल सकती है रेंज। अभी आप इस वक्त मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? ट्रेडर्स को इस वक्त क्या पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे अनुमान से आई थिंक 17,000 के आसपास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टेक्निकली जो हम चार्ट्स में भी देखेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है इंडेक्स के लिए। ये लेवल्स पे पैनिक करना मेरे अनुमान से थोड़ा सा लेट रिएक्शन हो जाएगा मार्केट्स के लिए। तो अगर हम चार्ट्स की भी बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना हुआ है निफ्टी पे वो है ये गोल्डन क्रॉसओवर, जहाँ पे वो जो 50 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ये इंसिडेंट लास्ट 20-25 ईयर्स में निफ्टी में बहुत बार हमने चार्ट्स में देखे, बट जब ये हुआ है तब इंडेक्स ने 200 DMA तक रिट्रेस किया है और वहां से बहुत बड़ा बाउंस आया इंडेक्स में। एक गोल्डन क्रॉसओवर वाली बात हो रही है, एक और हमारे पास स्लाइड होगी जिसमें ये दिखाया गया होगा, कुणाल ने वो बहुत ही अच्छे से हमारे लिए फिगर आउट किया है कि भले ही हम 17,000 के पास आए तो जरूर है ना, नहीं आप इन लेवल्स की बात कर रहे हैं कुणाल? एग्जैक्टली। सो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो कि जब 17,000 हमें जो गोल्डन क्रॉसओवर वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जब हमने क्रॉसओवर किया, आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली ब्लू लाइन पे आके ये करेक्शन स्टॉप हो गया। करेक्ट। ये ब्लू लाइन इंडिकेट करता है कि 200 DMA का जो रीटेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है, वहां से मार्केट वापस से बाउंस फेज में आ जाता है। तो ये जो हमारा 200 DMA है, ये लेवल्स कहाँ हैं कुणाल? 17,000 के आसपास ही है। 16,990 एंड अपेरेंटली वी मेड अ लो ऑफ एग्जैक्टली दैट 16,990। ऑलराइट, तो यानी वही 200 DMA पिवट लेवल है, हमारे पिवट सपोर्ट लेवल है। Correct. तो गोल्डन क्रॉसओवर उसके आसपास है। तो दैट मींस आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बाजार में भले अभी आपको शॉर्ट टर्म पेन दिख रहा हो, लेकिन वी आर रेडी फॉर अ बिग बाउंस? तो यस, तो यहाँ पे पैनिक करना मेरे अनुमान से थोड़ा सा लेट रिएक्शन हो जाएगा, रादर देन दैट वेट फॉर अ बाउंस। जो मेरे अनुमान से बाउंस अगर शेप अप होगा इंडेक्स में, वो 17,300 350 के आसपास का एक बाउंस आना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट करना है तो वहां पे शॉर्ट कीजिए रादर देन शॉर्टिंग एट करंट लेवल। ठीक है, ये जो गोल्डन क्रॉसओवर वाली बात आपने कुणाल बताइए, क्या ये हिस्ट्री में कई बार रिपीट हुआ है? क्या इसके इंस्टेंस बार बार आए हैं और इसी तरह की मूवमेंट देखी है बाजार में? एग्जैक्टली, बहुत बार रिपीट हुआ है। ये देखिए, तो मैंने लास्ट टाइम अभी दिखाया आपको अगस्त 2020, ये आप देख रहे हैं कि मार्च 2019 एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस होने के बाद में हम देख रहे हैं चार्ट्स पे 200 DMA पे टच करता है और वहीं से मार्केट बाउंस करता है, 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में एक अच्छी मूव आती है बाउंस बैक की। ऑलराइट, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कुणाल ने हमारे सामने हाईलाइट की कि यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ जो थॉट प्रोसेस ये लग रहा है कि आपको यहाँ पैनिक, ट्रेडर्स पैनिक कर रहे हैं, 17,000 के पास आपको लग रहा है एक बार ब्रीच करे तो शायद क्या शॉर्ट टर्म पेन रह सकती है, या फिर हम और नीचे की तरफ रेंज खुलने की बात भी यहाँ हो रही है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुणाल जो पॉइंट बता रहे हैं वो है गोल्डन क्रॉसओवर का, कि जब भी हिस्ट्री में हमने गोल्डन क्रॉसओवर के मूवमेंट्स देखे हैं, 200 DMA के पास जब आया है इंडेक्स, वहां से वो बाउंस बैक भी हुआ है। सो वी आर इन फॉर अ बाउंस बैक। और आज हमने देखा कि पाउंड में भी भारी कमजोरी देखने को मिली और उससे कई भारतीय कंपनियों पर भी असर देखने को मिल सकता है। तो किन पाउंड में जो कमजोरी आई है उस पर भारत पर और किन भारतीय कंपनियों पर असर पड़ेगा, पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं शरद दुबे के पास। शरद, बताइए।
बिल्कुल, तो एक बार एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जो पाउंड की जो आप अगर रुपी के साथ देखें तो 6% से ज़्यादा जो है पाउंड डिप्रिशिएट किया है पिछले 2 सेशन में। और देखा जाए तो अब जो पाउंड है, पहले जो दाम 105 रुपया होता था अगर आप 1 पाउंड खरीदते थे, अब वो है 85 रुपीज़ हो गया है। तब ये जो है लोएस्ट लेवल्स आप कह सकते हैं पाउंड के हो या भारत के हाईएस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं 2019 के अगस्त के लेवल्स को लेके। हालांकि ऑफ कोर्स डॉलर में जो है आपको ज़रूर थोड़े इश्यूज देखने मिल रहे हैं, उसके कारण ग्लोबल करेंसीज में इम्पैक्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनीज़ हैं जहाँ से उनको एक्सपोर्ट्स करते हैं, जहाँ पे उनको रेवेन्यू आती हैं, तो उन पे जो है एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और उनके रेवेन्यूज़ पे जो है एक टाइप से एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। उसमें से स्टॉक्स में स्पेशली आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और टाटा ग्रुप स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स के जो है बड़े लिस्ट के स्टॉक्स आ रहे हैं। मास्टेक देख लीजिए 68% टोटल रेवेन्यूज़ आ रहा है। इसके अलावा फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस भी है। टाटा कंपनीज़ के बारे में बात करें जहाँ पे JLR भी आता है, पाउंड में बिलिंग होती है, वहाँ पे आपके TCS है, टाटा मोटर्स है और मिड कैप स्पेस में भी कुछ नाम्स हैं जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स हुए, माइंड ट्री हुआ, क्लर्क सर्विसेज हुआ और इवन हिंडाल्को हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6 से लेकर 27% तक टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। तो ये तो आपके दिग्गज कंपनी हुए जिनके एक्सपोर्ट्स जो है यूके साइड से जो है एक्सपोजर देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यूज़ के आंकड़े देखें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और ये आंकड़े जो है 12 महीने के जो ट्रेलिंग बेसिस पे है, 12 मंथ ट्रेलिंग बेसिस पे ब्लूमबर्ग से लिए गए हैं, जहाँ पे टाटा मोटर्स का जो है 35,000 से ज़्यादा का आंकड़ा है रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में भी 7,305 करोड़ का जो है आय देखने मिल रहा है। और अगर आप मिड कैप स्पेस में बात करें तो फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन लीजिए, मास्टेक लीजिए और टाटा कम्युनिकेशन, माइंडट्री, ये सारे आईटी स्पेस, यहाँ पे भी 900 से 1500 करोड़ का जो है रेवेन्यू आ रहा है। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ज़रूर है और अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो इस पे क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरह जो है एग्रीमेंट्स आगे चल के जाती है। ऑफ कोर्स यूके और इंडिया की FTA भी आ रही है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, दिवाली में जो है एक्सपेक्टेड है, तो इस पे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरदी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नरमी शुरू हो चुकी है। आज इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड $85 के नीचे भी फिसल गया। क्या है क्रूड मार्केट का आउटलुक, बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए विश्वमोहन। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो जिस तरह से सेंट्रल बैंकों की तरफ से मॉनेटरी टाइटिंग हो रही है और लगातार यहाँ पर दरें बढ़ाई जा रही है अलग अलग सेंट्रल बैंकों की तरफ से, तो ग्लोबल मंदी की एक आशंका की डर से यहाँ पर क्रूड में गिरावट आ गई है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 7% तक की गिरावट है और आज भी कमजोरी है। ब्रेंट $85 तक आज इंट्राडे में $85 के नीचे भी फिसल गया, तो ये काफ़ी कमजोरी का माहौल है। चीन को लेकर अलग चिंता है, वहाँ इंपोर्ट कम हो रहे हैं और लग रहा है कि वहाँ कर लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही। तो ऐसे में किस तरह की डिमांड की स्थिति रहती है चीन को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। और ऊपर से ग्लोबल मंदी की चिंता तो गहरा ही रही, तो तमाम ऐसे फैक्टर से क्रूड पर दबाव बना रहा है। इसके बाद अब हालांकि अब एक खबर ये भी आ रही है कि ओपेक प्लस जब अगले अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब उनकी बैठक होगी तब वो दोबारा वो उत्पादन कटौती पर दोबारा से विचार कर सकते हैं। अक्टूबर में पहले भी वो लोग 1 लाख बैरल की एक स्मॉल कटौती करने का फैसला किया था और आगे इस कटौती को और भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह की भी आशंका जताई जा रही है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से बाजार रिएक्ट करता है, क्योंकि गिरते भाव पर उनकी पैनी नज़र है और उम्मीद की जा रही है कि अगर बाजार इसी तरह से गिरा तो ओपेक प्लस आगे भी उत्पादन कटौती बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, तो क्रूड में ये कुछ बड़ी गिरावट की वजह आपको अभी थोड़ी देर पहले विश्वमोहन बता रहे थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।